नमस्कार। पीटेन हेल्थ में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आए हुए हैं डॉक्टर विवेक के पास, जो कि है कॉस्मेटिक एवं प्लास्टिक सर्जन हैं, और सर का अपना क्लिनिक कंकड़बाग में भी है और बीटा में ये कार्यरत हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। सर, आज उन टॉपिक पे आपसे बात करेंगे, विचार विमर्श करेंगे कि अभी लोगों का जो है बाल की समस्याएं काफ़ी होने लगी है। अभी का जो मौसम है या जो वातावरण चल रहा है उसमें बाल मतलब यंग से ही उड़ना शुरू हो जाता है, और ये उड़ने की समस्याएं ऐसा है कि लोग मतलब अपने आप को महसूस ठीक नहीं कर पाते हैं, तो बेइज्जती टाइप का लगने लगता है, तो बाल प्रत्यारोपण की सोचते हैं कि बाल प्रत्यारोपण करें, बाल रोपण कराएं। इसी सिलसिला में आप बात करेंगे सर कि पहले तो कि हेयर ट्रांसप्लांट ये है क्या सर? सबसे पहले तो आपको बधाई देता हूँ एक बहुत ही समसामयिक विषय उठाने के लिए। ये बात सही है कि बाल झड़ने की समस्या आज के युग में पहले से थोड़ी ज़्यादा गंभीर हो गई है। ऑल्दो जहाँ तक हम लोगों का आकलन है, बाल झड़ने की समस्या एज सच पुरुष मरीजों में ही होती है, या कहें तो बाल झड़ना, जिसको बाल झड़ना बोलते हैं, ये पुरुषों का ही समस्या है। स्त्रियों में अगर बाल झड़ते हैं तो उनका कोई ना कोई कारण होता है, परंतु पुरुषों में आनुवांशिक रूप से भी बाल झड़ जाते हैं। और आज का जो युग है, आज की जो भागा दौड़ी का जो जीवन है, उसमें ये समस्या और गहराती जा रही है। बाल झड़ने को हम लोग कुछ हद तक दवाओं की मदद से उसकी गति को कम कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी के बाल झड़ गए हैं तो फिर से वो बाल चाहता है तो बालों का प्रत्यारोपण ही उसका एकमात्र उपाय है। दवाओं के द्वारा बाल फिर से नहीं आ पाएगा। दवाओं के द्वारा हम बाल झड़ने की गति को कम कर सकते हैं। अगर कोई किन्हीं का बाल अगर 30 साल में झड़ना है तो दवाओं की मदद से हम लोग 35-40 साल तक उस अवधि को बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए सिर्फ दवाओं के बल पे बाल झड़ना रोक नहीं सकते हैं। अगर झड़ गए हैं तो उनका परमानेंट उपाय हेयर ट्रांसप्लांट ही है। हेयर ट्रांसप्लांट परमानेंट उपाय है। बाल झड़ने को रोका जा सकता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं है, तो प्रत्यारोपण ही एकमात्र उपाय है। सर, तो किन लोगों के लिए प्रत्यारोपण जरूरी है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि बाल का प्रत्यारोपण करने के पहले सही कैंडिडेट का चुनाव बहुत ज़रूरी है, सो दैट कि हम लोग एक सही रिज़ल्ट दे सकें। अब यदि कोई आदमी पूरी तरह से गंजा है, कहने का मतलब अगर सामने के थोड़े भी बाल नहीं हैं और पीछे के बालों का भी घनत्व कम है, तो ऐसे व्यक्तियों में हेयर ट्रांसप्लांट का ऑप्शन एक बहुत समझदारी भरा ऑप्शन नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बाल आगे से झड़ जाते हैं या लिमिटेड हेयर लॉस होता है, तो उनमें ये विधि बहुत ही कारगर होती है। कुछ लोगों के बाल जिनके ज़्यादा भी झड़े रहते हैं, अगर वो अपनी स्थिति को समझ रहे हैं तो भी वो कॉस्मेटिक पर्पसेस से उनकी आगे की हेयर लाइन बनाई जा सकती है, जिससे कि वो सामने से अपने बालों को झाड़ सकें। लेकिन हर मरीज को हम लोग समझाते हैं कि बालों का पुराना घनत्व होना संभव नहीं है। बेसिकली इस प्रोसीजर में जो आपके पीछे के 30% परमानेंट बाल होते हैं, उनका उपयोग करके हम जो ये 70% एरिया है जहाँ से बाल झड़ सकते हैं, उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो इस विधि को अच्छे से पेशेंट के साथ डिस्कस करके ही हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब का कहना है कि पूरा गंजापन जिनका है उनके लिए तो ये मुश्किल है, लेकिन जिनका आगे से बाल झड़ गया है उनके लिए प्रत्यारोपण संभव हो सकता है, ये चल सकता है। लेकिन ये प्रत्यारोपण कितना दिन तक कार्य मतलब काम करता है, इसकी मतलब अवधि क्या होगी? बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रत्यारोपण हमेशा के लिए कारगर रहता है। इट इज़ अ परमानेंट मेथड ऑफ हेयर रिप्लेसमेंट। कारण ये है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जिनके आनुवांशिक रूप से भी बाल झड़ते हैं, उनमें आप लोगों ने देखा होगा कि पीछे की एक बाल की पट्टी कभी नहीं झड़ती है। जी जी। कारण ये है कि जिनमें आनुवांशिक रूप से बाल झड़ते हैं उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के मेटाबोलाइट डाई इथाइल टेस्टोस्टेरोन के प्रभाव में बाल झड़ते हैं।
तो वही बाल झड़ते हैं जिनमें उस मेटाबोलाइट के रिसेप्टर्स रहते हैं। आमतौर पे पीछे के बालों में ऐसे रिसेप्टर पाए ही नहीं जाते हैं, इसलिए पीछे के बाल नहीं झड़ते हैं। अब चूंकि इन्हीं बालों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं आगे प्रत्यारोपित करने में, तो प्रत्यारोपित होने के बाद इनके फिर से झड़ने की समस्या नहीं ही आती है। तो ये बाल हमेशा के लिए स्थायी रहते हैं। हाँ, उनका घनत्व पहले से काफ़ी कम रहता है। तो ये बाल जो है परमानेंट जब प्रत्यारोपण हो गया सर, तो ये बढ़ता भी है या जी, ये बाल सामान्य बाल की तरह बढ़ते हैं। आप इन्हें कटा सकते हैं, या इवन कई केसेस में हमने मुंडन तक कराने की परमिशन दी है, उसके बाद भी बाल फिर सामान्य प्रकार से ही अपनी वृद्धि को पाते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है कि आप बाल प्रत्यारोपण करा सकते हैं। कराने के बाद जो है बाल को कटवाया भी जाता है और वे आम सामान्य बाल की तरह वो भी बढ़ते हैं। सर एक चीज़ और है कि ये जो बाल किस विधि के द्वारा प्रत्यारोपण आप लोग करते हैं? जी, आजकल 2 विधियां काफ़ी प्रचलित हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन में। एक तो कि पुरानी क्लासिकल विधि है स्ट्रिप मेथड, जिसमें पीछे जो परमानेंट हेयर्स होते हैं उनकी एक लगभग 2 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी निकाल ली जाती है। माइक्रोस्कोप में अलग अलग हेयर फॉलिकल्स को हम लोग अलग करते हैं और फिर जिस जगह पे बाल को प्रत्यारोपित करना है वहाँ पे जगह बना के उन बालों को लगाते हैं। तो इस विधि में सबसे पहले आप एक चौड़ी पट्टी निकालते हैं सर की पीछे के हिस्से की, जिसमें बाल लगे हुए हों। बालों को फिर से अलग करते हैं और उसके बाद प्रत्यारोपित करते हैं। इस विधि को FUT बुलाते हैं, फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसफ़र। दूसरी विधि जो आजकल ज़्यादा प्रचलन में आ रही है वो है FUE, फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसफ़र। इसमें एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से आप इंडिविजुअल हेयर फॉलिकल्स को एक एक करके निकालते हैं और लगाने की विधि दोनों ही विधियों में बिल्कुल सेम रहती है, लगाने का तरीका वही रहता है। तो इस विधि का एडवांटेज है कि कोई एक जो लाइन जैसा जो दाग बनता है FUT मेथड में या स्ट्रिप मेथड में, वो इस विधि में नहीं बनता है। तो इस कारण से आजकल लोगों में इसका प्रचलन ज़्यादा है। इसमें एक डाउन साइड है कि स्ट्रिप मेथड में आप एक बार में 3000 से 4000 बालों को प्रत्यारोपित कर सकते हैं, लेकिन FUE मेथड में जनरली 1500 से 2000 से ज़्यादा बालों को एक सेशन में प्रत्यारोपित कर पाना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि ये थोड़ी टाइम टेकिंग विधि हो जाती है। कितना समय लग जाता है सर दोनों विधियों में? जनरली हम लोग का जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन का ऑपरेशन होता है उसकी अवधि 8 घंटे तक रहती है। और ये थोड़ा आपके स्किल, आपकी टीम पे भी डिपेंड करता है कि आप कितने बालों को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपकी टीम अच्छी है, साथ में काम करने वाले 4-5 लोग हैं, तो FUT मेथड में, स्ट्रिप मेथड में आप 3 से 4000 बाल आराम से 8 घंटे के अंदर प्रत्यारोपित कर सकते हैं। वहीं FUE में 1500 से 2000 बालों के बीच में 8 घंटे में प्रत्यारोपित करना संभव हो पाता है। कहने का मतलब है कि हम उतने ही बाल लेते हैं जिनको हम 8 घंटे के अंदर प्रत्यारोपित कर पाए, क्योंकि अगर बालों को निकालने के बाद अवधि 6-8 घंटे से ज़्यादा होती है तो फॉलिकल्स के खराब होने की संभावना बढ़ती जाती है। तो उतने ही फॉलिकल्स हार्वेस्ट करते हैं जिन्हें 6 से 8 घंटे के अंदर फिर से प्रत्यारोपित कर पाया जाए। तो आमतौर पे हेयर ट्रांसप्लांटेशन की विधि लगभग 8 घंटे का समय लेती है। हाँ, तो सर ने हेयर ट्रांसप्लांट की 2 विधियाँ बताई। दोनों विधियों के द्वारा आप बाल प्रत्यारोपण कर सकते हैं। समय की अवधि जो है 8 घंटे मैक्सिमम होती है। 8 घंटे के अंदर ही ये आप 1500 से 2000 बाल प्रत्यारोपण करते हैं। सर अच्छा, बाल प्रत्यारोपण के बाद इसका परिणाम कैसा दिखता है सर? प्रत्यारोपित बाल जनरली 2 से 3 हफ्तों में झड़ जाते हैं, क्योंकि बेसिकली हम लोग बालों को नहीं, उनकी जड़ को प्रत्यारोपित कर रहे हैं। तो जो बाल उनमें लगे रहते हैं वो तो 2-3 हफ्तों में निकल जाते हैं। फिर उनमें से नए बाल आते हैं जो कि आप लगभग 3 से 4 महीनों में सारे छिद्रों से बाल आते हुए देख सकते हैं। उनको ग्रो करने में
फिर वही समय लगता है जो आपके नॉर्मल बालों को लगता है। इसलिए हम लोग जनरली पेशेंट को बोलते हैं कि आप इसका पूर्ण परिणाम 6 महीने से 9 महीने के अवधि में देख पाएंगे। तो बाल प्रत्यारोपण जो शुरू में स्टार्टिंग करते हैं, वो पहला बाल जो है वो 10 से 15 दिन में झड़ जाता है सर के कहने अनुसार, फिर ये सामान्य बाल की तरह ये आता है। इसका कोई साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है क्या? जी, सौभाग्य से अभी तक हम लोगों ने जितना किया है उसमें तो कोई ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण साइड इफ़ेक्ट नहीं मिला है। परंतु आपने सुनने में आया होगा कि किसी पेशेंट की मृत्यु तक हो गई है हेयर ट्रांसप्लांट में। जी जी। तो जनरली ये सब दवा के रिएक्शन से होती है। तो उसकी सावधानी हम लोग लेते हैं कि जो भी दवा या उस एरिया को सुन्न करने के लिए भी जो दवा यूज़ करते हैं, पहले मरीज पे उसका एक छोटा टेस्ट डोज ले लेना चाहिए। देख लेना चाहिए कि मरीज को किसी भी तरह की इडियोसिंक्रेसी तो नहीं है। अपने ओटी में अच्छे असेप्टिक प्रिकॉशंस का ध्यान रखना चाहिए। आपका स्टाफ ट्रेंड होना चाहिए जो विधि के एक एक स्टेप को समझता हो। अगर ऐसे समझ के करें तो इस प्रोसीजर में बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट की संभावना कम है। हाँ, अगर कभी कोई पेशेंट डायबिटिक है या कभी किसी अन्य प्रकार का फंगल या अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उस एरिया में जिसको आप ऑपरेट कर रहे हैं, तो समस्या आ सकती है। तो इससे बचाव है पहले की सावधानी, पहले मरीज का जांच करवा लेना। अगर किसी दवा से उन्हें एलर्जी है तो वो पहले से समझ लेना, ताकि इस तरह की कोई भी दुर्घटना को अवॉइड किया जा सके। आमतौर पे ये प्रोसीजर हम लोग सुन करके ही कर पाते हैं। मरीज को बेहोश करने की ज़रूरत नहीं होती है। पूरे अवधि के दौरान मरीज या तो बात कर सकते हैं या कुछ अपनी रुचि के काम में व्यस्त रहते हैं, तब तक हम लोग अपनी सर्जरी करते हैं। तो कम्युनिकेशन मरीज के साथ बना रहता है। किसी भी तरह की दिक्कत हो तो तुरंत डॉक्टर को मरीज खुद बता सकता है। तो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। हाँ, सावधानी हर प्रोसीजर के तरह हेयर ट्रांसप्लांट में भी ऑपरेटिंग सर्जन को भी और पेशेंट को भी आम सावधानियां तो रखनी ही चाहिए। ट्रांसप्लांट के बाद फिर मतलब कुछ घाव वगैरह होने की संभावना नहीं होती है? ट्रांसप्लांट के बाद कुछ जैसे डायबिटिक पर्सन्स में इन्फेक्शन की संभावना रहती है, तो उसके उपाय के लिए आप प्रॉपर एंटीबायोटिक्स हेयर ट्रांसप्लांट के बाद देते हैं, दवाएं देते हैं कि बहुत कष्टकर उनका अनुभव नहीं हो। और ये सारी चीज़ें करके आप इसके एक्सपीरियंस को बहुत स्मूथ बना सकते हैं, जिससे पेशेंट को बहुत कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। तो देखा आपने, अभी हम बात कर रहे हैं डॉक्टर विवेक से, जो कि कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जन हैं, और इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में काफ़ी कुछ हद तक बताया है, जिससे कि आपको समझ में आया होगा कि हेयर ट्रांसप्लांट क्या है और क्या कैसे इसको कराया जा सकता है, किन लोगों की जो लोग करा सकते हैं, और कितने दिन में ये बाल जो है प्रत्यारोपण होता है, तो कितने दिन में ये बाल दोबारा फिर से सामान्य रूप से आ सकता है। सर, आप से मतलब हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते हमारे दर्शकों को कुछ सुझाव दे इस प्रत्यारोपण के बारे में। प्रत्यारोपण एक बहुत अच्छी विधि है। इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो आप ज़रूर इसके बारे में निर्णय ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही सावधानी की बात बोलूँगा कि जब भी हेयर प्रत्यारोपण के बारे में कोई निर्णय लें तो लॉजिकली लें। ये बिल्कुल इमेजिन नहीं करें कि आपके पहले बचपन में जैसे घने बाल थे वैसे हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये एक कॉस्मेटिक सर्जरी की विधि है जिसमें हम आपके सर के खाली भाग को इस प्रकार से ढक पाते हैं कि आप आराम से बाल झाड़ सकें, संवार सकें और एक नॉर्मल लुक को पा सकें। अगर इसको समझते हुए आप हेयर ट्रांसप्लांट की ओर जाते हैं तो ये एक अच्छा निर्णय साबित हो सकता है आपके लिए। तो हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ सर ने दी, डॉक्टर साहब ने दिए। ये कार्यक्रम अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट जरूर करें कि किस तरह का चीज़ आपको अच्छा लगा है। अगर इसमें कुछ डाउट है, आपने करवाया और कुछ दिक्कत हो रही है,
तो कमेंट के द्वारा जो है सर से हम बात करेंगे, विचार करेंगे, विमर्श करेंगे।